नमः संस्कृताय श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सहायक प्राध्यापक सत्यवती चौरसिया संस्कृत विभाग से। आज का मेरा शीर्षक या विषय है संस्कृत भाषा का परिचय, महत्व एवं उत्पत्ति। तो आइए हम आपको संस्कृत भाषा का परिचय, महत्व एवं उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले हम माँ सरस्वती का अभिवादन करते हैं। इसी प्रकार मैं अपने विषय को प्रारंभ करने से पहले माँ सरस्वती का अभिवादन करती हूँ इस श्लोक के साथ। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे सरस्वती माँ, मैं आपको नमन करती हूँ। हे काम रूपिणी माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। विद्या का आरंभ करने से पहले एक बार मेरा नमन स्वीकार करें और मुझे सिद्धि प्रदान करें। इस प्रकार माँ सरस्वती का मैं अभिवादन बार बार करती हूँ। आज का मेरा जो शीर्षक था वो था संस्कृत भाषा का परिचय, संस्कृत शब्द का अर्थ, संस्कृत भाषा की उत्पत्ति, संस्कृत के भेद, संस्कृत भाषा की लिपि, संस्कृत भाषा एवं प्राकृत भाषा में अंतर और संस्कृत भाषा का महत्व। तो मैं सबसे पहले आपको संस्कृत भाषा का परिचय बताऊंगी। तो आज मैं बता रही हूँ संस्कृत भाषा का परिचय। संस्कृत भाषा को देववाणी, सुर भारती और यह समस्त प्राचीन भाषा की जननी मानी गई है। संस्कृत भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी संस्कृत भाषा का परिचय मैं दे रही हूँ। जो संस्कृत भाषा को हिंद आर्य भाषा भी कहा गया है। माना जाता है कि संस्कृत भाषा को आर्यभाषी बोलते थे और संस्कृत भाषा को उच्च कुलीन व्यक्ति भी बोलते थे। जैसे आधुनिक भारतीय भाषाएं हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी आदि सभी भाषाओं की उत्पत्ति इसी भाषा से हुई है। इसलिए ही हम संस्कृत भाषा को जननी कहते हैं। और आज का समय यह है कि हम अपनी जननी को भूलते जा रहे हैं और हम उसको पीछे करते जा रहे हैं। बल्कि संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसने सभी भाषाओं को जन्म दिया है। तो इस प्रकार हम संस्कृत भाषा का संक्षिप्त परिचय बताना चाहते हैं और इस भाषा को हम संस्कारित या परिमार्जित भाषा भी कह सकते हैं और कहा भी जाता है। इस प्रकार हमने संस्कृत भाषा के परिचय को समझा। अब हम संस्कृत शब्द का अर्थ बताते हैं। संस्कृत शब्द सम उपसर्ग, क्र धातु और इक्त प्रत्यय से मिलकर बना है। सम उपसर्ग का मतलब होता है कि जो धातु के पहले लगा हुआ है, और इक्त प्रत्यय मतलब जो धातु के बाद में लगाया जाता है। क्रा धातु कहलाती है जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रा मतलब करना, जो कुछ भी कर सकती है, जो हमारे अंदर संस्कार भी ला सकती है और हमारी संस्कृति को भी आगे बढ़ा सकती है। ऐसी भाषा है संस्कृत भाषा, अर्थात जिसका संस्कार किया जा चुका है। और वह संस्कृत, या दूसरे तरीके से हम यह भी कह सकते हैं सम्यक रीत्या परिष्कृता भाषा संस्कृतम, अर्थात अच्छे तरीके से जिसका परिष्कृत किया गया हो उसे हम संस्कृत कहेंगे। अब हम संस्कृत भाषा की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। तो संस्कृत भाषा की उत्पत्ति के बारे में कई विद्वानों के अलग अलग मत होते हैं। जैसे कई विद्वानों का मत है कि संस्कृत बहुत प्राचीन है, लगभग 3000 वर्ष पूर्व ईसा काल के पूर्व की भाषा है। और संस्कृत भाषा से पहले की भाषाएं भी बताई गई हैं कि प्राकृत, कोई कह रहा है कि तमिल। तो हम यह कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा ही प्राचीनतम भाषा है, क्योंकि जो प्राचीन काल में नाटक, महानाटक हुआ करते थे उसमें उच्च कुलीन व्यक्ति होते थे या शिक्षित परिवार के व्यक्ति होते थे वह संस्कृत में ही बोलते थे, और जो निम्न कुलीन व्यक्ति होते थे उन्हें प्राकृत भाषा में बोलने के लिए कहा जाता था या बोलते ही थे।
तो इस प्रकार कई अफवाहें ये होती हैं कि प्राकृत भाषा पुरानी भाषा है, संस्कृत से भी पुरानी, लेकिन हम ये कहेंगे और कई विद्वान भी ये कहते हैं कि संस्कृत भाषा ही मूल जननी है, जिसकी वजह से ही सभी भाषाओं ने जन्म लिया, जिसकी वजह से सभी भाषाओं ने जन्म लिया है। इस प्रकार प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा में अंतर स्पष्ट होता है। और संस्कृत भाषा का साहित्य बहुत प्राचीन माना गया है और बहुत विशाल है। कई विद्वानों का मत है कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति वेदों से हुई है, और वेदों का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है? साक्षात देवताओं से। जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है अपना वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना साक्षात ब्रह्मा ने की है और यह सबसे प्राचीन पुस्तक मानी गई है। और जब यह सबसे प्राचीन पुस्तक है तो हम ऋग्वेद को से ही संस्कृत भाषा की उत्पत्ति मानते हैं, क्योंकि वेदों में वैदिक संस्कृत का उल्लेख किया गया है और इसमें जितने भी श्लोक हैं वो सभी संस्कृत भाषाओं में समाहित हैं। और कई विद्वानों का मत है कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म, इनकी जो किताबें हैं, ग्रंथ हैं, वो सभी संस्कृत भाषा से लिखे गए थे और इसी भाषा से अन्य भाषाओं की उत्पत्ति मानी गई थी। तो इस प्रकार संस्कृत भाषा की उत्पत्ति से हम यह बता सकते हैं कि इसमें दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का खजाना भरा हुआ है और इसे ही हम सबसे प्राचीन भाषा मानेंगे। जैसे कि संस्कृत की उत्पत्ति ऋग्वेद के समय मानी गई थी, तो इसलिए मैंने बताया भी था कि यह 3500 ईसा पूर्व माना गया था यह वेद जब इसकी रचना हुई थी, इसलिए हम संस्कृत की उत्पत्ति ऋग्वेद से मान रहे हैं। अब मैं संस्कृत के भेद बताऊंगी। तो संस्कृत के दो भेद हैं, एक है लौकिक संस्कृत और एक है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेदों का अध्ययन हुआ है, जिसमें हमारे चारों वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों में संस्कृत से लिखे हुए श्लोक और मंत्र मिलते हैं। और लौकिक संस्कृत का जन्म वाल्मीकि रामायण से अब तक का जो भी साहित्य है वह लौकिक संस्कृत के अंतर्गत माना जाता है। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना लौकिक संस्कृत में ही की थी, जिसमें संस्कृत से पूरी रामायण लिखी गई थी। और आज हम जो आधुनिक युग में रामचरितमानस पढ़ रहे हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। कई लोग इसमें बड़ा अंतर नहीं समझ पाते कि रामायण को ही रामचरितमानस बोलने लगते हैं और रामचरितमानस को रामायण। नहीं, यह अलग अलग है। रामायण वाल्मीकि जी की रचना है और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, जिसे अवधी भाषा में लिखा गया है और हम सब उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। और जो लौकिक संस्कृत में वाल्मीकि जी की रामायण है, यह पूरी संस्कृत से लिखी गई है। संस्कृत भाषा की लिपि। तो आइए अब हम संस्कृत भाषा की लिपि के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत थी, तो वैदिक संस्कृत को ब्रह्म लिपि में लिखा जाता था। ब्रह्म लिपि में लिखी हुई संस्कृत को अच्छे विद्वान ही सिर्फ पढ़ सकते थे, इसको आम व्यक्ति नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि इसमें संस्कृत का बहुत ज़्यादा समाहित थी और इसके लिए कई ग्रंथ बने, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, संहिता, आरण्यक, ऐसे काफ़ी ग्रंथ लिखे गए हैं जिनके द्वारा हम इस संस्कृत को सुलभ भाषा में समझ सकें। लेकिन लौकिक संस्कृत को देवनागरी लिपि में लिखा गया है और अभी तक जो आधुनिक युग में संस्कृत चल रही है वह लौकिक संस्कृत ही है, जिसे हम आज पढ़ रहे हैं। लौकिक संस्कृत के अंतर्गत रामायण, महाभारत, पुराण ये सब आते हैं जो देवनागरी लिपि से लिखी हुई है। जैसे हिंदी भाषा को भी हम देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं, अर्थात ब्रह्म लिपि देवनागरी लिपि से भी प्राचीन मानी जाती है। अब हम बताएंगे कि संस्कृत भाषा जन जन तक कैसे पहुंची और इसका महत्व क्या है। तो संस्कृत भाषा अपने धर्म ग्रंथों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई गई, जैसे रामायण, महाभारत,
पतंजलि दर्शन और अन्य ग्रंथ भी मात्र संस्कृत भाषा में हैं। अब हम इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए रामायण का अध्ययन करते हैं, रामायण को धारावाहिक के रूप में दिखाते हैं, जिससे कि हम जो हमारा समाज है वह इससे ओतप्रोत हो और समझे कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है और इसका आरंभ कैसे हुआ और इसकी यह कैसे अपने आधुनिक युग में इसका महत्व बढ़ता चला जा रहा है। तो इस प्रकार जब हम रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ उठा के पढ़ते हैं या उनको टीवी सीरियल में देखते हैं तो हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि रामायण की रचना और महाभारत की रचना कितने बड़े महामुनियों ने की थी। और जैसे कि दर्शन शास्त्र जिसमें हमारा पूरा हिंदू धर्म समाहित है और हमारी संस्कृति समाहित है, इस ग्रंथ को पढ़ने से हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो सामने आती है। और जो आज के युग में जो बच्चे बड़े जो भी व्यक्ति अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं वह कमी यही है कि हम संस्कृत भाषा के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं और संस्कृत भाषा को आगे नहीं लाना चाहते हैं। तो हम आप लोगों को यही कहेंगे कि संस्कृत भाषा के महत्व को समझिए और इन ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। इन ग्रंथों के अध्ययन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और इससे जैसे इसका महत्व मैं बता रही थी तो यज्ञ करने में भी इसका महत्व है। आज के समय में भी और कल के समय में भी जो भी समय निकल चुका है और जो समय चल रहा है और आने वाले समय में हर समय में यज्ञ की प्रक्रिया बराबर चालू रहती है। और यज्ञ हम किस भाषा से करवाते हैं? यज्ञ को क्या हम इंग्लिश भाषा से करवा सकते हैं ना? नहीं, इसमें भी हमें संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करना पड़ता है। जो भी श्लोक मंत्र जो भी प्रयोग होते हैं वो सब संस्कृत भाषा से ही प्रयोग होते हैं। संस्कृत बोलने से कहा जाता है कि मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है, क्योंकि जब हम इन श्लोकों को उच्चारण करते हैं या इसको याद करते हैं तो इसमें हमें हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है और हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास भी होता है। प्राचीन काल में संस्कृत विद्वानों की भाषा मानी जाती थी और प्राचीन काल में मैंने अभी बताया था जैसे कि पहले कि जो उच्च कुलीन व्यक्ति होते थे वो संस्कृत भाषा में ही बात करते थे और जो निम्न कुलीन व्यक्ति थे वो प्राकृत भाषा में बोलते थे। और जैसे कि हमारे महाकवि सम्राट माने गए हैं कालिदास जी, जिन्होंने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महाकाव्य लिखे हैं, इसमें जो नाटक में जो प्रदर्शित किया गया है तो इसमें जो उच्च कुलीन थे उसमें उन्होंने संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया है ज़्यादातर, और निम्न कुलीन थे जो उन्होंने मिक्स करके उसको मिला के प्राकृत भाषा में भी बोलना प्रारंभ किया था। और इन जब बड़े बड़े नाटकों में संस्कृत भाषा का प्रचलन हुआ था तब से संस्कृत भाषा का प्रचलन अभी तक है। और उत्तराखंड में संस्कृत भाषा को राजभाषा का दर्जा भी प्राप्त हो गया है। जैसे कि आज हम सब कहते हैं कि जैसे मराठी लोग बोलते हैं, पंजाबी लोग अपनी पंजाब में पंजाबी बोली बोलते हैं, ऐसे यदि हम आज माने कि अपने भारतीय में क्या बोलेंगे भारतीय लोग, तो हम हिंदी भाषा बोलने लगे हैं। वह भी एक मानक भाषा है जिसकी उत्पत्ति हुई कहाँ से है? आखिर संस्कृत से ही हुई है। भाषा कोई गलत नहीं है, खराब नहीं है, लेकिन जो हमारी मेन मूल जड़ है वह है संस्कृत। संस्कृत ने ही सभी भाषाओं को जन्म दिया है, इसलिए हम अपनी संस्कृत भाषा के महत्व को समझेंगे और संस्कृत भाषा के महत्व को जानेंगे और जन जन तक इसको पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने यही आग्रह करूंगी कि जो संस्कृत भाषा, जो वैदिक संस्कृति वो लुप्त हो रही है, उसे हम लुप्त ना होने दें, इसे हम जन जन तक पहुंचाएं। जो वेदों का ज्ञान है, जो श्लोक हैं, उनके भावार्थ हैं, उनको हम समझें और उसका हम मनन करें। जैसे कोई भी श्लोक है, जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठ के हम अपने कर कमलों से स्टार्ट करते हैं कि हमने कोई श्लोक बोलना है तो अपने हाथेलियों के दर्शन करके कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। हमें इससे हमारी भारतीय संस्कृति का पता चलता है कि हमारे हाथों में ही लक्ष्मी है, सरस्वती हैं
और हमारे हाथों में ही भगवान विष्णु का निवास है। इस तरह मैं संस्कृत भाषा को आप लोगों तक थोड़ा सामान्य परिचय दे पाई हूँ और आगे की क्लास में मैं आप लोगों को संस्कृत की आगे की जानकारी दूंगी। जब तक के लिए धन्यवाद।